जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान को सफलता चाहिए और सफलता के लिए इंसान जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त करता है, लेकिन वो सफलता उसे कैसे मिलेगी उसके बारे में उसको तनिक भी ज्ञान नहीं होता। तो मेरे साथ आप जुड़ गए हैं तो मैं आप लोगों को सफल होने के तरीके बताऊंगा। दुनिया में सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सफलता कैसे आएगी ये इसको जानने के लिए आपको मात्र 4 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये 4 चीज़ें अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अपने ज़िंदगी में ढाल ली तो मेरे ख्याल से क्या आप खुद इसका अनुभव रखेंगे कि हाँ, मैंने जीवन में सफलता पाई है। सबसे पहली बात जो मैं आप लोग को शुरू में ही बता देता हूँ, बाकी 3 बातें मैं अपने वीडियो के बीच में बताऊँगा, जो कि मैं क्लास ले रहा हूँ CC5 का जो बुक है सेमेस्टर 2 के लिए। इस बार उसके लिए मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसी के बीच के दौरान मैं आप लोगों को बाकी सभी सफल होने के राज को बताऊँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो हैं खुल कर कभी किसी से ना बात करें। चलिए, एक बात तो मैंने आपको बता दी, बाकी 3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बीच में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। आज का टॉपिक जो है हम लोगों के लिए और ख़ासा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है CC5 का है, प्रोबेबिलिटी, जिसे हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कही जाती है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ रहे होंगे। अब जैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात बताते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। संभावना हम इसको नहीं कहेंगे कि कोई भी चीज़ होगा ही नहीं और उसकी संभावना हो। जो घटनाएं होनी है उसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। अब आप पूछें कि जो घटनाएं होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप एक कॉइन को उछालते हो तो एक हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, तो ये दोनों की दोनों घटनाएं होने की संभावना है, पर उसमें कौन घटना घटेगा ये तय करना ही प्रोबेबिलिटी होती है। अब आपको एक डाइस, यानी जिसको आप लूडो का जो गोटी कहते हैं, उसे अगर आप फेंकते हो तो आपको पता है कि 6 नंबरों में से कोई तो नंबर गिरेगा ही, लेकिन इस बात की हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यानी कि प्रायिकता देखेंगे कि कोई भी नंबर जो हमारे चाहत का नंबर है वो उसके आने की क्या संभावना है, इसको हम कहते थे। इससे आप पता चलता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ श्योर इवेंट, यानी कि होने वाली घटनाओं का के ऊपर ही निकाली जाती है। जो घटनाएं होंगी ही नहीं उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते। अब जैसे बात की जाए कि परीक्षा आप देंगे और आप पास करेंगे कि फेल करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप परीक्षा दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको तो पास कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप लिख कर आते हैं और फिर भी आप फेल हो जाते हैं, जैसे सभी बच्चों का यही कहना है कि लिख कर तो बहुत आते हैं, नंबर ही नहीं आता है, इसका मतलब है कि लिखने पर आप फेल हो रहे हैं, और नहीं लिखने पर बहुत बच्चे का कहना है कि नंबर आ जा रहा है। तो भैया, मैं तो बड़ा उधेड़-बुन में हूँ कि इस बात को समझ पाने में सक्षम नहीं हूँ कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे लिख कर आते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, जो बच्चे लिख के नहीं आते उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो अब जरा बताइए कि ये प्रोबेबिलिटी की घटना होगी क्या? कभी नहीं, कतई नहीं हो सकती है। अब जिंदगी में आप कमाने निकलते हो, कमा करके आप कुछ बनना चाहते हो, क्या संभावना है कि आप जो सोचे हैं वही बन पाएंगे? लेकिन अगर आप डिटरमाइंड है कि हमको यही चीज़ बनना है, यही करना है, तो अवश्य आप इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने बीच में हार मान ली तो आपका जो है सफलता रुक जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो जो भी घटनाएं होंगी सैंपल स्पेस के अंदर में आती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक कॉइन को, अगर एक सिक्के को उछालूं तो उसके 2 घटनाएं हैं, एक है हेड और एक है टेल। हेड और टेल 2 घटनाएं हमारा जो है कॉइन को उछालने पर मिल सकती है, हेड भी मिल सकता है तो टेल भी। तो दोनों का दोनों हमारा सैंपल स्पेस के इवेंट्स कहे जाएंगे। अब बात होती है कि हमें चाहिए क्या। तो जैसे क्रिकेट मैच है तो कैप्टन को कहा जाता है कि भाई आप चॉइस करो क्या लोगे, तो उसको कहता है हेड या फिर वो कहता है टेल। अब रह गया कि मेरे डिजायर का, या जो डिजायर का जो इवेंट है वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो उसे हम लोग इवेंट को ई के नाम से पुकारते हैं। आप इसमें तय कर लो कि आपको क्या चाहिए। तो आपको चाहिए सर हेड, तो आपका चॉइस का जो इवेंट है जिसको हम लोग फेवरेबल आउटकम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम।
तो फेवरेबल आउटकम जो है आपका क्या है, तो आपका फेवरेबल आउटकम है एच, जिसे हम ई के नाम से, ई सेट के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब रह जाता है टोटल बात यहाँ पर क्या कि हमारे पास टोटल इवेंट्स जो थी होने की कितने हैं, तो वो समझ में आया कि सर हेड और टेल 2 है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एस, इस सेट को हम लोग एस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं नंबर ऑफ एस। इसमें कितने इवेंट्स हैं, तो 2। आपका जो है नंबर ऑफ ई, कहने का मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है उसकी संख्या कितनी है, 1। अब हम लोगों को ये तय करना है कि जो मेरे फेवर का, जो हमारे फेवर में है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच वी वांट, जो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं उसकी इवेंट का क्या बनेगा वो देखना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है NS/NE। तो NS का वैल्यू 2, सॉरी बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, NE/NS। NE कितना था 1 और NS क्या था 2। अब यहाँ पर जो है मेरे डिजायर का जो था इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2। क्लियर है। तो आपको तय क्या करना है कि जो भी मेरे पास इवेंट होंगे उनकी टोटल संख्या कितनी है और वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, उसमें से हमारे चॉइस का इवेंट्स कौन कौन सा है, उसे हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। और उसके बाद हम लोग तय करते हैं उस फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो ज़रा ध्यान से देख लिया आप लोगों ने कि कैसे निकाला जाता है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे आसान और सिंपल तरीका। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं सर, लेकिन ये जो तरीका है सबसे आसान वाला तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है। और यही आपका इस बार के एग्ज़ाम्स जो जो बैचलर के लिए हम लोगों ने CC5 कोर्स को BBMKU ने तय किया है उसमें पूछा जाएगा। तो इम्प्रेशन ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है और उसे आप बनाए रखें, अच्छा लगेगा। बस मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि ज़िंदगी में सफल होना है, तो मैंने कहा ना खुलकर बात मत कीजिए। पहली बात मैंने बताई थी कि किसी को अपना ज़्यादा, अपने दिल की बात अपने ज़्यादा खुलकर सब कुछ ना बता दें, इससे आपकी वैल्यू घट जाती है। दूसरी जो बात है वो है कि अगर कोई आपको कुछ कहे तो तुरंत हाँ ना कहिए, उसके लिए थोड़ा टालने की आदत डालिए। ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने विषय के टॉपिक पर। देखिए सर, तीसरी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जैसे मान लिया जाए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपका कहेंगे कि सर एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 1 ईयर में आपके पास जो दिनों की संख्या है 1 ईयर में, वो आपका 365 दिन हो सकते हैं। अब जो है आपको ये पता है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर एक साल में वीक्स की संख्या 52 होती है। तो आप एक साल में कितने वीक होते हैं इसको अगर जानते नहीं हैं तो 52 कैसे निकाला जाता है, तो 7 से 365 को डिवाइड कीजिए। 7 5 ज़ा 35, 1 और यहाँ 5, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 1। एक दिन फिर भी बच जाता है मेरे दोस्त, एक दिन बच जाता है। तो 52 सप्ताह में आपके 7 दिन पूरे आ जाएंगे और एक दिन जो बच जाता है मेरे दोस्त, वो एक दिन क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि सर 364 दिन जहाँ से ख़त्म होगा उसका नेक्स्ट डे वही वाला दिन होगा। तो मान लीजिए कि 364 दिन जहाँ पे ख़त्म होता है उसका अगला दिन 365वां दिन होगा। तो अब आपको बताइए कि वो जो एक दिन है उसके लिए कितने दिन ऑप्शंस में आ रहे हैं, मतलब वो एक दिन जो 364 के बाद जो अगला दिन आएगा वो कौन सा दिन हो सकता है। तो आप कहेंगे कि वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है, संडे फिर अगेन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि 7 दिन जो है ऑप्शन में आपके पास बन रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद है सैटरडे। ये 7 डेज जो है आपका ऑप्शन में मौजूद है। तो जो 364 दिन जब ख़त्म हो जाएगा, जिस डे को 364 दिन ख़त्म होगा उसका अगला दिन जो होगा वो 365वां दिन होगा। तो वो 365 दिन इन 7 में से कोई भी हो सकता है,
अब मैं पूछूंगा कि वो जो है संडे ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये 7 ऑप्शन देख रहे हो ना, उसमें संडे कितनी बार है? एक बार। तो आप कहेंगे कि सर जो 364 के बाद जो 365वां दिन होगा और वो दिन संडे ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/7। टोटल यहाँ पर 7 ऑप्शंस हैं और उसमें एक ऑप्शन हमारे काम का है। तो जरा आप ये तय कर लीजिए बढ़िया से कि 7 दिन जो ऑप्शन में बने थे उसमें से एक दिन हमारा जो है संडे होगा। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि मंडे होने की क्या संभावना है, तो आप बोलेंगे 1/7 ही होगा। अगर मैं बोलूँगा ट्यूसडे की क्या संभावना, तो आप बोलेंगे 1/7। यानी कि अगर आपका 365 दिन वाला साल है तो उस 365 दिन वाले साल में 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, यानी कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे सब होंगे 52। लेकिन जो अगला 365वां दिन जो एक दिन बचा है वो भी तो इन 7 में से कोई एक दिन हो सकता है। यानी कि एक ठो जो दिन है वो 53 बार जरूर आएगा। तो जिसके भी बारे में हम पूछें कि संडे का 53वां संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका क्या आंसर आएगा? 1/7। अगर मैं पूछूं 53वां मंडे आने का क्या चांस होगा, यानी मैं पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे, तो आप कहेंगे 1/7। अगर 53rd मंडे बोलूँगा तो भी आंसर 1/7। तो इस तरह से आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर किसी साल में 301 साल में 53वें संडे आने की क्या संभावना है अगर वो लीप ईयर नहीं है। अगर वो लीप ईयर होगा तब 53वें संडे आने की क्या संभावना होगी, उस पर बात करते हैं। अगर हमारा लीप ईयर होता है, अगर लीप ईयर होगा तो नो डाउट कि यहाँ पर 366 दिन हो जाएंगे और 366 दिन को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर के तौर पे 2 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। अब आप बता सकते हो कि 366 दिन में 52 सप्ताह तो कन्फर्म हो गए, यानी कि 52 वीक्स, यानी कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, सब 52 बार कन्फर्म हो चुके हैं। अब रह गया 53वें की बारी। तो 53वां जो होगा कि संडे पूछा जाए, मंडे पूछा जाए, ट्यूसडे पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, सब के लिए सेम ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधी बात कर देना है 2/7। अब ये कैसे हुआ 2/7 वो भी देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बोला कि आपके पास 2 दिन बचेगा, तो जब 364 दिन पूरा होता है तो 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है हमारा, बच गए 2 दिन। तो 364 दिन कोई ना कोई दिन पे ख़त्म होगा, 364 डेज कोई ना किसी वीक के डेज पे ख़त्म होगा। तो उसके नेक्स्ट डे और उसके बाद का नेक्स्ट डे, बाकी ये 2 दिन होंगे। ये तो समझ आ रहा। मान लीजिए कि 364 दिन जो है संडे को ख़त्म हुआ, इसका मतलब है कि बाकी जो